जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। क्या हाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हो गए। आप सभी बच्चों की प्रिपरेशन, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड बच्चों, जल्दी से हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। सुबह की ये क्लास है, मैं बिल्कुल समय पे आ चुका हूँ। और अगले कुछ ही मिनटों में वो तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित है, उन पे अपनी विस्तृत चर्चा को शुरू करते हैं। क्लास की शुरुआत बच्चों हर दिन की तरह हम लोग सुविचारों के साथ करेंगे। और आज का जो सुविचार हम लोगों का यहाँ रहने वाला है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हमारा मोटिवेशन, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खोने से नहीं डरते, अंधेरों में भी रास्ता ढूंढने का हौसला रखते हैं। जी हाँ साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खोने से नहीं डरते और अंधेरों में भी रास्ता ढूंढने का हौसला रखते हैं। ये अंधेरा, ये रास्ता, ये आपके तैयारी, आपकी दिशा, आपकी मेहनत, आपके मोटिवेशन, आपके डेडिकेशन की बात है। अगर आप डेडिकेटेड हो, प्रतिबद्ध हो, तो निश्चित तौर पे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप लाख अंधेरा आए, लाख बाधाएं आए, आप हमेशा उस मार्ग को ढूंढ ही लोगे जो आपको आपके मंजिल तक लेकर जाता है। और इसी के साथ हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग लौटेंगे अपने क्विक रिवीजन सेशन में, जहाँ पे कल हम लोगों ने जो भी चर्चाएं करी हैं उन तमाम महत्वपूर्ण सवालों को एक बार देखा जाएगा। और एक बार हमें फटाफट से आप लोग जो है यहाँ पे कमेंट करिएगा। आज मैं इधर काफ़ी वॉक करके आया हूँ। पता नहीं आज गर्मी इतना क्यों लग रहा है भाई। तो अदरवाइज पता है डेली एसी चलाने की जरूरत पड़ जाती थी, बट तुमने कहा कि चलो। तो आज की क्लास जो बच्चों हम लोग यहाँ पे तमाम महत्वपूर्ण सवालों को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या प्रश्न है भाई? तो सबसे पहले है संचार साथी किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? बच्चों, संचार साथी का शुभारंभ हाल ही में हुआ है। और किसने शुरू किया था इसका? तो दूरसंचार विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में। कि अगर मोबाइल के माध्यम से कोई धोखाधड़ी होता है, मोबाइल चोरी होता है, गुम होता है, या कोई स्पैम कॉलिंग होता है, किसी प्रकार से साइबर फ्रॉड होता है, तो उसको ट्रेस करना, ट्रैक करना बहुत आसान होगा। इस पे हम लोगों ने विस्तार से कल बातें की थी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? तो सेवा तीर्थ। नाम क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ। कल हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि अभी कुछ नए बदलाव हुए हैं, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ, केंद्रीय सचिवालय जो है भारत सरकार का, जो केंद्रीय सचिवालय है उसका नाम होगा कर्तव्य भवन, जो राजनिवास है उसका नाम होगा लोक निवास, राजभवन का निवास होगा लोक भवन। और इससे पहले भी कई सारे बदलाव, जैसे मुगल गार्डन को अमृत उद्यान का नाम दिया गया है, राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है। ये सारी जानकारी। फिर सवाल हमारे सामने है कि काशी तमिल संगमम चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वाराणसी में योगी आदित्यनाथ और धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया है। 2022 में इसका शुभारंभ हुआ था। वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम की शुरुआत की घोषणा किस देश ने किया है? तो बच्चों, इसकी शुरुआत की घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया है। वहां पे अनिवार्य रूप से, वहां पे फ्रांस में अनिवार्य रूप से जो 18 से 19 वर्ष के लोग हैं उन्हें सेना में अपने योगदान देने पड़ेंगे। उसके बाद हमने चर्चा किया था कि माइकल एंजेलो डोम, ये एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली है, किस देश ने इसकी घोषणा किया है? तो बच्चों, इसकी घोषणा इटली ने। टी डोम ताइवान, गोल्डन डोम अमेरिका, आयरन डोम इजराइल, आकाश और भार्गवस्त्र भारत में। नेक्स्ट पढ़े थे, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी निम्न में से किसे बनाया जाएगा? बच्चों, अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को, अमरावती जहां पे 15 से ज्यादा जो भी महत्वपूर्ण बैंक या वित्तीय संस्थाएं हैं उनका मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर होगा। तो अमरावती यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है हम लोगों का। राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसमें? अमरावती। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि भारत और अन्य किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन का 14वां संस्करण हुआ है? तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने बात किया था कि भारत और मालदीव के मध्य, भारत और मालदीव के मध्य यह अभ्यास होता है। 2009 में प्रारंभ हुआ है और अभी जो यह अभ्यास हो रहा है ये तिरुवनंतपुरम के अंदर केरल में हो रहा है। नेक्स्ट था, हाल ही में किस देश ने स्त्री हत्या को, जिसको फेमिसाइड कहते हैं, को अपराध की श्रेणी में शामिल किया है? तो बच्चों, इसको इटली ने शामिल किया है। ऑप्शन नंबर सी। फिर चर्चा था कि डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरिश अवार्ड 2025, जिसको सोफिया सोसाइटी नामक संस्था देती है, इसे किसे सम्मानित किया गया है? बच्चों, इनको कहते हैं मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, टेसी थॉमस। तो उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट है 7वें इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो समिट का आयोजन कहाँ पे? तो बच्चों यह समिट का आयोजन अभी हाल ही में केरल में हुआ है, कोची में हुआ है। कहाँ पर हुआ भाई? तो केरल में, कोची में। ओके, एक प्रश्न जो मैं आपको देकर जाता हूं हमेशा से, तो वो प्रश्न क्या था जो कल के क्लास में हमने दिया था? तो बच्चों कल के क्लास में हमने आपसे पूछा था कि बताओ विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें हमें एक एस्पेरेंट नाम का नाम लिखा करो बाबू, इस तरह नहीं, तो आप सब अभ्यर्थी हैं। तो उसने बताया है कि भारत 8वें स्थान पे है, और रुचि कुमारी ने बहुत अच्छे से बताया कि भारत 8 स्थान पर है, 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज और 3 मेडल जो है यहाँ पे कांस्य पदक, एक जो होगा गोल्ड होगा, गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर और 3 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत करके। इसमें 29 देशों ने भाग लिया था, भारत पहली बार शामिल हो रहा था। फिर यहाँ पे मिस्टर मिसेज इंजीनियर करके है, उन्होंने बताया है ताइवान या चीनी ताइपे में इसका आयोजन हुआ था। और यहाँ पे भी है सीमा कुमारी, इन्होंने भी बिल्कुल सत्य बताया, भारत का स्थान क्या था? 8th रैंक था। ठीक है, तो चलो एक बार कमेंट करोगे आप लोग। 11 प्रश्नों में टोटल 11 सवाल देखे हैं, इनमें से आप में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं? कितना? 11 में से नहीं 9-10, आई थिंक 9-10 तो हो ही रहा होगा, कम से कम एक आध प्रश्न पे आप मिस्टेक कर सकते हो। तो मानकर चलते हैं 9 या 10, कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं भाई? 9 सवाल या 10 सवाल, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो ये हम लोगों ने सवाल देख लिए बाबू। अब हम लोग अपने आज के इस क्लास में आते हैं। और बच्चों हर दिन की तरह सेशन में सबसे पहले मैं डेट मेंशन कर देता हूं, ताकि हमें ये सारी चीजें याद रखना आसान हो जाए। हाँ, आज 5 दिसंबर 5 दिसंबर की अपनी क्लास है, और तमाम महत्वपूर्ण चर्चाएं जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं 5 दिसंबर की अपनी क्लास है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सबसे पहले जो चर्चा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वह है एक बहुत जरूरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट का टाइटल क्या दिया गया है बच्चों? रिपोर्ट का टाइटल है, रिपोर्ट का टाइटल रखा गया है, रिपोर्ट का टाइटल है आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025। रिपोर्ट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, यह सत्य है, बिल्कुल करेक्ट है। अंडा उत्पादन में भारत वैश्विक स्थान पे 2 नंबर पर है, सेकंड रैंक है, यह भी सत्य है। मांस उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान चौथा है, यह भी सत्य है। भारत मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे है ना, ये आंकड़ा यहाँ पे गलत हो जाएगा। मछली उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो दूसरा है, भारत का स्थान दूसरा है मछली उत्पादन में। ठीक है, पहला नंबर में चीन है, पहला नंबर में कौन है भाई? चीन है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। क्या है पूरा मामला वो समझोगे बच्चों। अभी इसमें आप देखिएगा, इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि आधारभूत जो पशुपालन सांख्यिकी है, ये हमारे भारत सरकार में एक मत्स्य एवं पशुपालन राज्य मंत्री हैं। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, पशुपालन राज्य मंत्री, उन्होंने यह आंकड़ा प्रकाशित किया है, जिनका नाम है प्रोफेसर एसपी बघेल। नाम क्या बच्चे उनका? प्रोफेसर एसपी बघेल। ऐसे तो राजीव रंजन है कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन ये प्रोफेसर एसपी बघेल हैं। तो उनके द्वारा यह रिपोर्ट, ये बातें करी गई हैं प्रोफेसर एसपी बघेल द्वारा। किसने किया ये? प्रोफेसर एसपी बघेल द्वारा। तो उन्होंने ये आंकड़े जो है नई दिल्ली में प्रकाशित किए हैं, नई दिल्ली विज्ञान भवन से उन्होंने यह आंकड़े जारी किए थे। इस आंकड़े में विस्तार से बातें की गई हैं। क्या क्या बातें की गई हैं? देखो, सब कुछ इसमें नोट करते जाइएगा, एक एक चीज आपको नोट करना है। जैसे सबसे पहला कि भारत जो है दूध उत्पादन में क्या स्थिति है। तो बच्चों भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और 2024-25 में भारत में जो दूध उत्पादन का अनुमान है वो लगभग 247.87 मिलियन टन है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2014-15 में 19 ग्राम प्रतिदिन होता था। एक आदमी के लिए कितना होता था? 319 ग्राम। और 2024-25 में यह बढ़ करके हो गया है लगभग 485 ग्राम। यानी कि भारत की जो टोटल आबादी है उसकी तुलना में हमारा उत्पादन इतना ज्यादा है कि एक आदमी जो है 485 ग्राम दूध पी सकता है, उसके लिए पर्याप्त है ये। उसके बाद है यहाँ पे सिर्फ 5 दूध उत्पादन राज्य कौन है? तो 5 था, मैंने मिटा दिया उसको, ठीक है। 3 ही जानना है, उतना लंबा क्यों जानना। तो जो पहला नंबर पे है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अगर चौथे पर देखते तो यहाँ गुजरात था लिखा हुआ, तो उतना नहीं देखना, 3 ही काफी है। तो टॉप 3 पहला में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो टॉप 3 है, तीनों का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है अंडा उत्पादन में। तो बच्चों अंडा उत्पादन में भारत का स्थान जो है आफ्टर चाइना, यहाँ पे भी भारत का स्थान क्या है? दूसरा।
भारत में अंडा उत्पादन कितना है, तो भारत में 149.11 अरब जो है वो अंडा का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, और भारत में क्या है, प्रति व्यक्ति उपलब्धता 106 अंडा प्रति वर्ष, यानी कि एक व्यक्ति को एक वर्ष में 106 अंडा का उत्पादन इंडिया में हो रहा है। तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो अंडा नहीं खाते हैं, तो उसका हिस्सा कोई और खा रहा है भाई। तो ये आंकड़ा यहाँ पे देखोगे। अब भारत में अंडा उत्पादन में पहला नंबर पे आंध्र प्रदेश, लंबे समय से ही पहला नंबर पे है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पे और तेलंगाना तीसरे स्थान पे अंडा उत्पादन में रैंक है सबका। आगे फिर से एक जानकारी है, मांस उत्पादन में, मीट प्रोडक्शन में, तो बच्चों मांस के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है चौथा। इंडिया गॉट 4th रैंक इन मीट प्रोडक्शन, मांस के उत्पादन में, और 10.50 मिलियन टन जो इसका अनुमान है उत्पादन का। और सिर्फ 5 जो हमारे राज्य हैं मांस उत्पादन में, 3 ही याद रखना, पश्चिम बंगाल पहला स्थान पे, उत्तर प्रदेश दूसरा और महाराष्ट्र तीसरा नंबर पे। ठीक है, उसके बाद इधर भी है 5 नंबर तक। तो ये कुछ प्रमुख उत्पादन था जिससे जुड़ी हुई बातें। उसके बाद एक मछली उत्पादन का हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे, चीन जो है वो पहला स्थान पे है। भारत में मछली उत्पादन जो है वो 103% बढ़ गया है। ये लगभग 93 लाख मीट्रिक टन भारत में हो गया है। 93 लाख मीट्रिक टन जो है वो फिश प्रोडक्शन इंडिया में होता है। सबसे ज्यादा कौन कर रहा है भाई, आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान पे पश्चिम बंगाल और तीसरा स्थान पे कर्नाटका। तो ये टॉप 3 जो नाम है वो तीनों नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप याद कर लेंगे, लिख लेना सब लोग, हाँ आराम से स्क्रीनशॉट ले करके ये सारी बातें लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना घुमा फिरा के कुछ ना कुछ यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑसिनडेक्स 2025 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो बच्चों ऑसिनडेक्स नाम से ही लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य यह अभ्यास जो है अभी हाल ही में उत्तरी जो प्रशांत महासागर है वहां पे आयोजित हुआ है। उत्तरी प्रशांत महासागर में आयोजित हुआ है। और इस आयोजन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह जो है 4th संस्करण है, चौथा संस्करण है। यानी कि यह जो आयोजन था बेसिकली ये द्विवार्षिक आयोजन है, हर 2 साल पे होता है। तो 4th संस्करण अभी हुआ है, हर 2 साल पे होता है, द्विवार्षिक आयोजन है। और बच्चों इसमें आप लिख लेना कि इसकी जो शुभारंभ हुई थी, ये जो प्रारंभ हुआ है ये लगभग 2015 से हुआ है। कब से हुआ है भाई, 2015 से। तो हर साल इसका आयोजन जो है भारत और किसके मध्य होता है भाई, ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अब इसमें ना एक जरूरी बात क्या है वो सुनना, कि चूंकि ऑसिनडेक्स है तो इसमें भारत भी शामिल हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है। तो एक इसमें जो हमारी एक जो जरूरी चर्चा होता है बच्चे वो है कि इसमें दोनों देशों की किन जहाजों ने भाग लिया है, वो कौन सी नेवल शिप है जो भाग लिया है। तो बच्चों भारत की तरफ से इसमें INS सह्याद्री ने भाग लिया था, INS सह्याद्री जो हमारा इंडियन नेवल शिप है, नौसेना की जहाज। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिस जहाज ने भाग लिया उसका नाम है HAMS बेलरेट, HAMS बेलरेट। ठीक है, तो ये अभ्यास का ये जहाज का नाम है। और क्यों ये अभ्यास होता है, इन दोनों देशों के बीच अभ्यास क्या है, तो अभ्यास का उद्देश्य है समुद्री साझेदारी, जो कॉपरेशन इन मैरीन जो होता है, डिफरेंट समुद्री जो उत्पादन या व्यापार को लेकर, तो समुद्री साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री साझेदारी को बढ़ावा देना, एक दूसरे को कॉपरेट करना इसका मूल उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो ऑसिनडेक्स किसके बीच है भाई, भारत ऑस्ट्रेलिया, चौथा संस्करण हुआ है उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र में। और इसमें INS सह्याद्री गया था। बहुत सारे आयोजन यहाँ पे हैं, जैसे भारत और कंबोडिया के बीच में कौन सा आयोजन होता है, वो जो भारत और कंबोडिया के बीच में जो आयोजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सिम्बैक्स होता है। क्या होता है इसमें, सिम्बैक्स। ठीक है, तो यह आयोजन है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा है, स्लिनेक्स। उसी तरह से भारत और नेपाल के मध्य कौन सा है, सूर्य किरण। तो ये सारे अभ्यास जो है आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। बिल्कुल, सिम्बैक्स, C स्टैंड फॉर कंबोडिया, और एक होता है सिम्बैक्स। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने सवाल है,
कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल लगाने की घोषणा किया है। तो जो नाइजीरिया जो है एक अफ्रीकी देश है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है राष्ट्रपति बोला टिनुबू। बोला टिनुबू। तो बोला टिनुबू द्वारा घोषणा किया गया है कि भाई वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। अब आपातकाल से परिचित हो, इमरजेंसी, भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके प्रोविजंस है। तो आपातकाल ऐसे थोड़ी लगता है, इसके पीछे कुछ कारण होते हैं ना। तो कारण क्या है भाई, देखिए यहाँ पे आपातकाल लगाए जाने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक सबसे प्रमुख कारण है कि सशस्त्र विद्रोह, वहां पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, लोग हथियार लेकर के सड़कों पे उतर गए हैं, तो इसको रोकने के लिए। दूसरा वहां पे है इस्लामिक विद्रोह जो है वो छिड़ा हुआ है, इस्लामिक विद्रोह जो है वो छिड़ा हुआ है, विद्रोह है। और सांप्रदायिकता को लेकर के धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे जो है बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो इन सभी चीजों को नियंत्रित करने के लिए नाइजीरिया अभी हाल ही में बोला टिनुबू जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने वहां पे आपातकाल की घोषणा कर दिया कि भाई हम वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे भाई, राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे। ये सारी बातें याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसमें एक चीज और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो, अच्छा इसका तो अबूजा इसका राजधानी है, सब जानते हो आप लोग। अबूजा, अंबुजा नहीं है, अबूजा, अबूजा इसकी राजधानी। हाँ, राजधानी कहाँ बोल देंगे इसकी, अबूजा। तो इसमें और भी अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में भी ऐसा कोई प्रोविजन है क्या, तो भाई भारत में भी आपातकाल की चर्चाएं संविधान में है। ऐसा नो, भारतीय संविधान में भी इमरजेंसी आपातकाल की बातें की गई हैं और इसके प्रयोग भी हुए हैं, जैसे अनुच्छेद नंबर 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। उसी तरह से अगर दूसरा देखोगे तो अनुच्छेद नंबर 356 इसको कहते हैं संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, जिससे राज्यों में लगता है। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल या राष्ट्रपति शासन वाला जो प्रोविजन है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो उसके बाद एक और इसमें क्या है, तो एक और है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, जो आज तक देश में नहीं लगा है और भगवान ना करे कभी लगे, ये बहुत बुरा कंडीशन होता है। तो हमारे यहाँ भी कितने प्रकार का भाई, 3 प्रकार का ना। राष्ट्रीय आपातकाल को तो अनुभव किया जा चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल को अनुभव किया जा चुका है देश में ना। संवैधानिक आपातकाल तो राज्यों में लगते रहता है। इसमें एक और कौन सा बच गया है, तो इसमें एक और जो हम लोगों का बच गया बच्चे, वो हम लोगों के सामने यहाँ पे है, वो है वित्तीय आपातकाल। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक, अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य की ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों के लिए 400 मिलियन डॉलर देने का ऋण जो है इसकी स्वीकृति दे दिया है। तो महाराष्ट्र को, किसको दिया है, महाराष्ट्र को। बच्चों कोई भी राज्य डायरेक्ट वित्तीय संबंध भारत के बाहर किसी भी बैंक या संस्था से नहीं रख सकता। नियम उसका है कि उसके लिए केंद्र सरकार जो है ये बातें करती है, केंद्र सरकार उसकी घोषणा करती है। तो ये बातें आपको यहाँ पे देखो। अब किसको यहाँ पे पूछ रहा है कि किस राज्य की ग्रामीण और इसकी सड़कों को बेहतर करने के लिए, तो बच्चों ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों को बेहतर करने के लिए महाराष्ट्र को ये लोन दिया जाएगा। कौन ये लोन दे रहा है भाई, एडीबी। बच्चों एडीबी जब भी हम लोग कहते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि 1966 वो वर्ष है जब इसकी स्थापना हुई है। और दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि एडीबी जो है बच्चों, एडीबी इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है मनीला में, फिलीपींस में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला में है, फिलीपींस में है, फिलीपींस में है। और अभी इसमें जो सदस्यों की संख्या है, इसकी जो सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की संख्या, वो सदस्यों की संख्या अभी हो गया है, टोटल हो गया है 69। और सबसे जो नया सदस्य बना है, मतलब 69वां जो सदस्य है वह है इजराइल। ये सारी बातें याद रखिएगा, परीक्षा में आता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो हेड हैं, उनका नाम है बच्चों, जापान के हैं, मसातो कांडा, मसातो कांडा। तो मसातो कांडा है ना। अभी हम लोग पढ़ क्यों रहे थे, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि 400 मिलियन डॉलर ये ऋण प्रदान कर रहा है। किसको प्रदान कर रहा है भाई, महाराष्ट्र को। किसको प्रदान कर रहा है,
महाराष्ट्र को। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में रहता है, इसलिए बताया जा रहा है। और ऐसे प्रश्न बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है भाई, कि इतने सारे राज्यों में किसको मिला किसको नहीं मिला, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बिना पीडीएफ के पढ़ाई करना है। क्या हो सकता है बिना पीडीएफ के पढ़ाई? भाई साहब, बाबू जिस वीडियो को जिस चैनल पे आप देखते हैं, ये कई सारे चैनल्स पे जाता है, तो इस वीडियो को जिस चैनल पे देख रहे हैं उस चैनल को सर्च कर लो जा करके, टेलीग्राम पे एक चैनल बना हुआ है, वहीं पे क्लास के बाद आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और बाकी लोग भी मदद करो भाई, कोई अगर कमेंट करता है उसको जवाब दिया कीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। कोई अगर प्रश्न पूछ रहा है तो उसको क्या करिएगा आप लोग, जवाब देना शुरू कर दीजिए, है ना। तो अब जो है, तो इसमें जो है नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो जो गीता महोत्सव हरियाणा में, गीता महोत्सव हरियाणा में, कहाँ पे बोलेंगे? हरियाणा में। 21 दिवसीय कार्यक्रम है, 21 दिनों तक चलने वाला 21 दिवसीय कार्यक्रम है। और यह कार्यक्रम कहाँ पर हुआ है भाई? तो यह कार्यक्रम हुआ है बच्चों, जगह एग्जैक्टली है कुरुक्षेत्र हरियाणा। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र हरियाणा, कुरुक्षेत्र हरियाणा। इसमें एक जरूरी जानकारी है कि उद्घाटन किसने किया है? तो इसमें उद्घाटन किया गया है जो हरियाणा के राज्यपाल हैं, और उनका नाम है असीम कुमार घोष। वहां पे नाम क्या है इनका? असीम कुमार घोष। असीम कुमार घोष, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कौन है भाई? तो ये हरियाणा के राज्यपाल हैं, आप ब्रैकेट में लिख देना, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल, उन्होंने उद्घाटन किया है। और इसमें जो है दो अलग से बातें आप नोट करिएगा। पहला पॉइंट कि इसमें जो साझेदार देश है वो कौन है, इसमें जो पार्टनर कंट्री है वो कौन है? वो जो इसमें जो साझेदार देश है उस देश का नाम है वन एंड वनली इंग। इंग, इंग से क्या होता है? इंग्लैंड होता है। और दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें होगा कि बताओ इसमें भागीदार राज्य कौन है? तो जो इसमें भागीदार राज्य जो हमारा है उसका नाम है, उसका नाम है वन एंड वनली मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। ठीक है, तो ये बातें याद रखोगे। अलग से आपको थोड़ा कंफ्यूजन होने के लिए एक और जानकारी है कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताओ अंतरराष्ट्रीय 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 रामायण सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन जो है, सम्मेलन जो है कोलंबो में हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है भाई? तो श्रीलंका में, कोलंबो में। कहाँ पर हुआ है? श्रीलंका में, कोलंबो में। इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें, और गीता के बारे में आपको ज्ञात होगा कि गीता जो है, गीता वो ज्ञान है जिसको महाभारत के दौरान जो है वो दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, है ना, अर्जुन को, तो उसी को गीता में। और बिल्कुल महर्षि वाल्मीकि जो है उन्होंने इसकी रचना किया था। चलिए, महर्षि वाल्मीकि जो है रचनाकार है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें कि भारत का पहला प्राइवेट, भारत का पहला प्राइवेट, भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया है? जो पीएसएलवी रॉकेट हाल ही में HAL ने बनाया है। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लिख देते हैं यहीं पे। इसको किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तथा दूसरी जो संस्था है L&T, इसका मतलब होता है लार्सन एंड टूर्बो, लार्सन एंड टूर्बो बहुत बड़ी इंफ्रा डेवलपमेंट कंपनी है, डिफेंस पे भी काम करती है। तो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर के भारत का पहला पीएसएलवी रॉकेट बना दिया है, ठीक है। पीएसएलवी रॉकेट, बच्चों पीएसएलवी रॉकेट का मतलब ही होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट होगा ये स्वदेशी रूप से होगा, इंडिजिनसली डेवलपमेंट होगा। और स्वदेशी के साथ साथ क्या है, निजी का जो है भारत का पहला निजी तौर पे इसको डेवलप होगा। इसको डेवलप करने के लिए एक समझौता हुआ था
एक एग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता हुआ था 2022 में, और इसके अंतर्गत जो है 5 यूनिट बनाना है, 5 रॉकेट बनाना है, 5 इकाई बनाना है। कितना यूनिट टोटल बनेगा इस रॉकेट का भाई? 5 यूनिट। और ये समझौता किसके मध्य हुआ है? तो यह समझौता हुआ है इसरो के बीच, और इसरो ने किया है HAL तथा दूसरी जो कंपनी है L&T, इन दोनों के बीच समझौता किया है, HAL और L&T, ठीक है, इनके बीच में ये समझौता हुआ है। इसका प्रयोग कब होगा? तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि ये जो PSLV रॉकेट है, PSLV रॉकेट जो अभी बन रहा है का उपयोग, PSLV रॉकेट का उपयोग 2026 में इस एक प्रोजेक्ट है ओशन सेट सैटेलाइट है ना, तो उसके लॉन्चिंग में इसका प्रयोग होगा। ओशन सेट उपग्रह इंग्लिश में जो बच्चे लिखोगे तो ओशन सेट सैटेलाइट को लॉन्च करने में इसका प्रयोग होगा, ठीक है। इसका उपयोग 2026 में इसकी लॉन्चिंग में होगा। ये जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जाएगा, उसमें ये जो PSLV रॉकेट बनाया गया उसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जब कोई भारत में, जब कोई प्राइवेट कंपनीज जो है इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करती है, डिफेंस पे, स्पेस रिसर्च पे, तो देश के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि हर काम सरकार करे ये ज़रूरी तो नहीं। सरकार को बहुत सारा काम ऑलरेडी मिला हुआ है, जहाँ पे कई जगहों पे सरकारें हमें फेल भी दिखती हैं, कई जगह पे सरकारें अच्छी भी दिखती हैं, है ना। सरकारें हैं, सरकारों की बात ही जुदा है, ठीक है। तो ये काम किसने किया बच्चों? तो इसको निजी कंपनी ने किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे आगे देखते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ोगे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से, किसे दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह से ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क घोषित किया गया है? बच्चों, पूरी दुनिया में एक ऐसा ट्रेन नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है जो ड्राइवरलेस है, उसमें ड्राइवर है ही नहीं। तो वो नेटवर्क कौन सा है भाई? वो नेटवर्क जो यहाँ घोषित किया गया वो है रियाद मेट्रो, UAE। कौन सा है ये? रियाद मेट्रो। कौन सा मेट्रो ये बच्चे? रियाद मेट्रो। इस मेट्रो का जो टोटल लंबाई है, यहाँ पे सारी बातें लिखी देते हैं एक ही जगह, ठीक है। इस जो 6 लेन है, ये कितने लेन का है? 6 लेन का। इसमें 15 स्टेशन है। कितने स्टेशन है? 15 स्टेशन है। और इसका जो टोटल लंबाई है वो लगभग 176 किलोमीटर है। सॉरी, 85 स्टेशन है। कितना स्टेशन हो जाएगा? नंबर ठीक कर देना, 85। हाँ, कितना स्टेशन है यहाँ पे? 85। और इसका जो टोटल लंबाई है वो है 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब मामला क्या है वो समझिए बच्चे। मामला ये है कि ये जो पूरा रूट होगा इसका, इस तरह से मेट्रो का जो पूरा रूट होगा ना, इस मेट्रो में ये तो ट्रैक में मान लो, इस मेट्रो में टोटल इसमें 85 रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन 85। इसकी जो टोटल लंबाई है वो लंबाई है 176 किलोमीटर। और ये 6 लेन है, इस तरह का यहाँ पे 6 ट्रैक बना हुआ है। और वो कैसा है भाई? ड्राइवर लेस है। कैसा है ये? ड्राइवर लेस, मतलब उसमें ड्राइवर है ही नहीं, मैनुअली कोई काम होगा नहीं। जितना भी काम होगा, ये जितने भी काम यहाँ पे आप देखोगे, ये सब काम कैसे होगा? तो ये सब काम जो है वो ऑटोमेटिक होगा, AI के माध्यम से होगा। तो भाई कमाल की टेक्नोलॉजी, मतलब समझ लो कि ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में आज तक किसी के पास नहीं है। तो एक प्रकार से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात होती है। और जब भी मेट्रो कहते हैं तो मेट्रो से हमें अपना देश याद आता है ना। मेट्रो नेटवर्क, बच्चों मेट्रो नेटवर्क जो है हमारा, मेट्रो नेटवर्क में पहला चाइना, दूसरा अमेरिका मेट्रो नेटवर्क में, और अभी रिसेंट में हम लोगों को जानकारी रखना है कि भारत जो है तीसरा स्थान पे, इंडिया को 3rd रैंक। इंडिया किस नंबर पे आ गया है? तीसरा। भारत में पहली मेट्रो 1984-85 के आसपास जो है, 85 होगा, 84 या 85, कोलकाता। पहला मेट्रो कहाँ पे चला था बच्चों? कोलकाता में, ठीक है। और 2002 में फिर दिल्ली मेट्रो चला, जो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, दिल्ली मेट्रो। अभी पटना में ही हाल में मेट्रो चला है, पटना भी मेट्रो चल गया भाई। पटना शहर के अंदर भी आप लोग ट्रेवल किए हो पटना?
तो पटना मेट्रो जो है ये भी अभी यहाँ पे चालू हो गया है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न क्या लिखा हुआ है? आगे प्रश्न जो है, ये प्रश्न है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसको शॉर्ट में सीबीआईसी कहते हैं, नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं विवेक चतुर्वेदी। इसको बनाया गया है विवेक चतुर्वेदी। पूरा मामला क्या है वो समझिएगा। तो जो भारत में वित्त मंत्रालय का एक विभाग है, वित्त मंत्रालय जो हमारा है, उस वित्त मंत्रालय का एक विभाग है, और उस विभाग का नाम है राजस्व विभाग। क्या नाम है उसका? राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग जो है उसका काम है राजस्व को वसूलना। और राजस्व का एक प्रकार होता है, एक दो टाइप होता है, एक होता है कर राजस्व, एक होता है गैर कर राजस्व। तो राजस्व विभाग जो करता है वो कर राजस्व, जो टैक्स रेवेन्यू आता है, उसको दो तरह से बांटता है। जो टैक्स रेवेन्यू है, उस टैक्स रेवेन्यू को कितने तरह से बांटता है? ये हो गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है, फिनमिन। तो जो टैक्स आता है इसको दो तरह से बांटता है कर राजस्व को। एक होता है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है प्रत्यक्ष कर। देखिए एकदम ध्यान से समझना इसको। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर जो इंडिया में है, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो अप्रत्यक्ष कर को वसूलने का काम जो है वो सीबीआईसी करती है। इसको कलेक्ट कौन करेगा? सीबीआईसी। और प्रत्यक्ष कर को कौन कलेक्ट करता है? सीबीडीटी। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसका काम क्या है? प्रत्यक्ष कर को वसूलना। प्रत्यक्ष कर को वसूलना, लाइक इनकम टैक्स, आयकर। आयकर कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर। संपत्ति कर कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर। तो इसको वसूलने का काम कौन करता है भाई? तो सीबीडीटी करती है। दो दो बोर्ड काम करते हैं इंडिया में, एक हो गया सीबीडीटी, एक हो गया सीबीआईसी। तो अभी अध्यक्ष, अच्छा दोनों के बारे में क्या खास है? स्थापना दोनों का सेम है, 1964। स्थापना, नाम कुछ और था, नाम बाद में बदला गया है। इसकी भी स्थापना 1964। तो तब से जो है ये लोग टैक्स वसूलते हैं। ये भैया डायरेक्ट वसूलता है, ये इनडायरेक्ट वसूलता है। अब बाकी लोगों का जो नाम है यहाँ पे सब महत्वपूर्ण लोग हैं। रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल कौन है? एग्जाम में सवाल आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। अभी दरोगा एडीओ का पेपर आप लोगों का है, बिहार पुलिस वगैरह जब होगा, कोई भी एग्जाम अगर है तो वहां पे सब सवाल बड़ा फेवरेट होता है। सीबीडीटी का अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। संजय मल्होत्रा कौन है बच्चों? आरबीआई के गवर्नर है। संजय मल्होत्रा कौन है? आरबीआई के गवर्नर। संजय मल्होत्रा कौन है? आरबीआई के गवर्नर। तुहिन कांत पांडे, बच्चों तुहिन कांत पांडे जो है ये है सेबी के अध्यक्ष। सेबी के अध्यक्ष। तो इनके बारे में यहाँ पे ध्यान रखोगे, ठीक है? इनके बारे में ध्यान रखना है। तो ये सब नाम आप लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? अभी 8 सवाल हो गया है, थोड़ा सा और देखेंगे क्या बोल रहा है ये। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग जल्दी से देखते हैं। अगला सवाल की तरफ हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने रहने वाला है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा अतुल्य भारत 2.0 पहल का शुभारंभ हुआ है? तो बच्चों इस कार्यक्रम को पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया है। और पर्यटन मंत्रालय और साथ में संस्कृति मंत्री, अगर दोनों मंत्रालय देखोगे, पर्यटन और संस्कृति दोनों के मंत्री का नाम है बच्चों गजेंद्र सिंह शेखावत। तो मंत्री जी का नाम यहीं लिख लेते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। नाम अवश्य याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है? अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि ये अतुल्य भारत है क्या। बच्चों अतुल्य भारत जो है ना, ये भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का एक पहल है। भारत में भारत में भारत में विदेशी पर्यटकों का विदेशी पर्यटकों को विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी लोग भारत आए, आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया है, शुरू किया गया है।
ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं विदेशी नागरिक भारत आए, है ना। और ये अतुल भारत पहल जो है ना, पहल पहल का शुभारंभ अभी नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ है। पहल का जो है शुभारंभ ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही इस कार्यक्रम को चलाया गया था। इनक्रेडिबल इंडिया, इंग्लिश में इसी को कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया जो मूवमेंट है वो यही है, अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। तो इसका शुभारंभ 2002 में ही हुआ था, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार इसको वापस से चला रही है, इसको 2.0 नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, अगर भारत में विदेशी पर्यटकों की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं? तो भाई भारत में सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटकों का मामला है वो बांग्लादेश से। जो लास्ट आधिकारिक आंकड़ा है 2023 का आंकड़ा है, उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, और हो सकता है 2024-25 में कुछ हो रहा है। दूसरे नंबर पे यूएसए से सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं और तीसरे नंबर पे यूके से। ये हमारा आंकड़ा है, जो अलग अलग देशों के हमारे लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा किस राज्य में आते हैं? तो सबसे ज़्यादा लोग महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा किस राज्य में? महाराष्ट्र। दूसरा नंबर में गुजरात, और तीसरा नंबर में पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। तीसरा नंबर में कौन है? पश्चिम बंगाल। और विदेशी पर्यटकों की संख्या भारत में लास्ट टाइम कितना था? 95.20 लाख। 95.2, लगभग 1 करोड़ के आसपास। 95,20,000 हो गया है ना, तो लगभग कितना हो गया? 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे हो गया। तो भारत सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या चलाती है? अतुल्य भारत कार्यक्रम। नेक्स्ट हम लोग के सामने सवाल है कि 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करो। बच्चों ये जो मेला था हाल ही में आयोजित हुआ है, तो इस मेला के बारे में बताना आपको। इस मेला के बारे में आपको बताना है कि भागीदार राज्य की श्रेणी में बिहार को स्वर्ण पदक मिला है क्या? नहीं बच्चों, बिहार को रजत पदक मिला था। सेकेंड नंबर पे बिहार रहा है, तो बिहार को इसमें रजत पदक मिला था, सिल्वर मेडल मिला था। ये मामला क्या हो गया? गलत हो गया। तो स्वर्ण पदक किसको मिला है? स्वर्ण पदक मिला था राजस्थान को। किसको मिला था? राजस्थान को। ठीक है, फिर है कि फोकस राज्य, जो फोकस स्टेट थे उसमें झारखंड को स्वर्ण पदक मिला है, गोल्ड मेडल। देखो गोल्ड ही पूछा जाएगा, पहला रैंक होता है तो गोल्ड मिलता है, सही है। विदेशी मंडप श्रेणी में थाईलैंड को गोल्ड मेडल प्राप्त हो गया। अब इसमें भी 3 मिला होगा, क्या तीनों याद रखना है? नहीं, क्यों झूठ मूठ का लेंदी बनाओगे। तो गोल्ड मेडल किसको मिला है? थाईलैंड को। पब्लिक आउटरीच और कम्युनिकेशन में किसको मिला है? तो इसमें आरबीआई को मिला है क्या बच्चों? यहाँ पे आरबीआई जो है, आरबीआई को नहीं मिला है, इसमें सीबीआईसी होगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। सीबीआईसी, ठीक है। तो दो दो संस्थाओं को यहाँ पे गलती कीजिएगा, एक आपका बिहार और दूसरी संस्था कौन सी इसमें? तो दूसरा संस्था है सीबीआईसी। एक बिहार हो जाएगा और दूसरा संस्था कौन सा था इसमें? सीबीआईसी। ठीक है, तो ये दो जगह करेक्ट कर देना, एक ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में, दो जगह यहाँ पे गलतियां हैं। चलिए अब आगे हम लोग इस चीज को देखते हैं। ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था, इसका आयोजन कहाँ हुआ है बच्चों? इसका आयोजन जो हुआ था अभी हाल ही में, इसका आयोजन हुआ है भारत मंडपम में। भारत मंडपम में, भारत मंडपम में। और इस मेला का जो आयोजन हुआ था, इसका थीम रखा गया था, इसका थीम है विकसित भारत। थीम है इसका विकसित भारत, विकसित भारत एट 2047। विकसित भारत एट 2047 जो है थीम रखा गया था। और इस मेले का एक और थीम था, एक और थीम था, दो थीम है इसमें, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है, दो दो यहाँ पे थीम था, श्रेष्ठ भारत। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे थीम रखा गया था, ये यहाँ पे थीम रखा गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो है, 3-4 इसके उद्देश्य हैं। इसका ऑब्जेक्टिव जो है आयोजन का ऑब्जेक्टिव क्या है? 3-4 इसके ऑब्जेक्टिव है। पहले, इंडिया की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमशीलता जो है उसका प्रदर्शन करना, उद्यमशीलता, भारत की जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता जो है, रचनात्मकता। और साथ ही साथ इसमें एक और हम लोग का था
उद्यमशीलता हो गया, रचनात्मकता हो गया, नवाचार है, नवाचार। तो इन सब का जो है एक प्रकार का प्रदर्शन करना था, एग्जीबिशन था, ये प्रदर्शन करना था। ठीक है, तो ये सब इसका उद्देश्य है यहाँ पे। हाँ, कितना स्टूडियो में गर्मी रहता है भाई, सोचो कि एसी बंद है आज, तो ये हाल है कि पूरा पसीना पसीना आदमी हो रहा है, इतनी मशीनें चलती है ना दिन भर यहाँ। तो ये सब इसके क्या थे, उद्देश्य थे। ठीक है, अब हम लोगों ने चूंकि 10 प्रश्न यहाँ पे हो गया है, तो अब थोड़ा सा 1 मिनट का समय और लगेगा, फटाफट से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, और रिवीजन के बाद हम लोग नए सवालों पे वापस लौटेंगे। हाँ, तो एक प्रश्न जो मैं आपको देके जाता हूँ उस पे आएंगे। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े थे इसमें कि आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025। जो भारत में जो पशु और उससे संबंधित जो उत्पादन है उसके बारे में कुछ आंकड़े थे। हाल ही में जो हमारे पशुपालन मत्स्य पालन राज्य मंत्री हैं प्रोफेसर एसपी बघेल, उन्होंने कुछ आंकड़े प्रकाशित किए थे अंडा उत्पादन में, मांस उत्पादन में, मछली उत्पादन में, उसके बारे में हमने चर्चा किया। ऑसिनडेक्स 2025, इसका आयोजन अभी हाल ही में उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। एक चौथा आयोजन था, फोर्थ संस्करण था। राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल, हाल ही में जो नाइजीरिया देश है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू, उनके द्वारा इस आपातकाल की घोषणा हुई है। कारण क्या है, वहां पे जो संप्रदाय और इस्लामिक जो विद्रोह है या सशस्त्र विद्रोह जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने $400 मिलियन का एक ऋण समझौता किया है ग्रामीण सड़कों और पर्यावरण कार्यवाही के लिए महाराष्ट्र को। ये भी हम लोगों ने देखा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, बच्चों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जहां पे महाभारत हुआ है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। पीएसएलवी रॉकेट, पीएसएलवी रॉकेट भारत की एक बड़ी उपलब्धि है कि भारत की प्राइवेट कंपनी जो है एल&टी और भारत में एचएएल जो हमारा है, उसने मिल करके जो है पीएसएलवी की एक नई रॉकेट जो उसको यहाँ पे डेवलप किया है। टोटल 5 बनाना है, पहला डेवलप हो गया है। तो ये डील 2022 में हुआ था इसरो और इन कंपनियों के बीच में। ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क, भाई रियाद मेट्रो दुनिया की पहली ऐसी मेट्रो हो गई है जो 176 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसमें ड्राइवरलेस कार्यक्रम चलेगा, मेट्रो में कोई ड्राइवर नहीं है। नेक्स्ट इसमें है सेंट्रल बोर्ड एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसके नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसमें हम लोगों ने दोनों पढ़ा था ना, हम लोग दोनों यहाँ पे हम लोग देखे कि इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं विवेक चतुर्वेदी और साथ ही साथ सीबीडीटी में रवि अग्रवाल। नेक्स्ट था अतुल्य भारत 2.0, अतुल्य भारत 2.0 कार्यक्रम की घोषणा हुई है जिसका उद्देश्य है कि हमें जो विदेशी पर्यटक है उसे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हमें आकर्षित करने हैं। उसके बाद है 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो बच्चों इस व्यापार मेला का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है, और इस मेले के आयोजन से जुड़ी हुई जो सबसे जरूरी बात था कि इसमें विभिन्न वर्गों में भागीदार देश, फोकस राज्य और जो विदेशी मंडप था उसमें थाईलैंड को सम्मानित किया गया है, राजस्थान को भागीदार में गोल्ड मेडल मिला है, झारखंड को फोकस कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला। ये तमाम चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये सब आज के क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज किया है। एक होमवर्क आपका है, होमवर्क ये है कि भाई पूरा दिन हैप्पी हैप्पी रहना है। सभी लोग क्लास को करने के बाद एकदम स्माइल करोगे, एकदम सकारात्मक रहना है सभी लोगों को। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, खुश रह करके पढ़ाई करोगे, खुश रह करके सपने देखोगे, कोई काम करोगे, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, जल्दी मिलेगी। और अगर आप हैप्पी रहते हो तो आपके आसपास में भी जो लोग रहते हैं उसमें भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ठीक है, तो मनुष्य जैसा चेहरा नहीं बनाना है, ट्राई टू बी हैप्पी। अब देखो सब इमोजी डाल रहा है कमेंट सेक्शन में। भाई मुस्कुराना मतलब समझते हो क्या होता है, एकदम हल्का सा मुस्कुराना बोलते हैं उसको। तो प्रयास करो, मुस्कुराते रहो। और आज के लिए आपका एक प्रश्न जो मैं आपको देकर यहाँ जाना चाहूंगा, कहाँ चला गया प्रश्न भाई, आया कि नहीं आया? हाँ आ गया। तो आज के लिए प्रश्न क्या है कि युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? सवाल है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर ऑफ द वॉरशिप एंड प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन। तो ये प्रश्न है, आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर यहाँ पे देते हुए जाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आंसर देते हो, काफी कमाल का आंसर देते हो। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे शेरो शायरियां भी लिख देते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात लगता है उस शायरी पे लाइक भी बहुत भयानक रहता है। ठीक है, अपने दोस्तों को एक दूसरे को मोटिवेट करते हो, ये अच्छी बात है। तो आज के इस क्लास में फिलहाल इतना ही है ना, और आज के लिए इतना ही। हम लोग कल की क्लास में फिर मिलेंगे, आगे की चर्चाओं को देखेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खूब ख्याल रखिए अपना, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ कहाँ मिलेगा भैया?
PDF वहीं मिलेगा जिस नाम से इस यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो आप। ओके, चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद साथियों, टेक केयर, बाय बाय, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो।